रहे थे। अब आपको पढ़ना है समुच्चय और उसका उपसमुच्चय। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है उपसमुच्चय, दैट मीन्स सब सेट। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? उपसमुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसको किसी से बनाया गया हो। मतलब एक समुच्चय से बनने वाले कई छोटे छोटे समुच्चयों को उपसमुच्चय कहते हैं। एक समुच्चय से हम जितने भी छोटे छोटे समुच्चय बनाते हैं उन सभी को हम उपसमुच्चय कहते हैं। इसका मतलब है, इसको हम परिभाषा रूप में कैसे लिखेंगे? यदि हमने एक समुच्चय से दूसरा समुच्चय बनाया है तो जो हमने ये समुच्चय बनाया है इसमें के जितने भी अवयव हैं, जैसे एक समुच्चय लिखा मैंने a बराबर 1 2 3, ये आपका एक समुच्चय हो गया। दूसरा समुच्चय हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय ए हो गया। इस समुच्चय से हमने एक समुच्चय बनाया 1 2 3, तो इसके जितने भी अवयव हैं वो इसके अंदर होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो बी के अंदर हैं, तो हम कहेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि हमने इससे बनाया है। और बताएं, जैसे सी बराबर ए को लिखा हमने 2 4 6, तो क्या 2 4 6 इसके अवयव हैं? 2 4 6, तो ये भी हमने समुच्चय सी समुच्चय बी से बनाया है, तो समुच्चय सी भी बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। इसका मतलब यदि हम किसी समुच्चय से छोटे छोटे समुच्चय बनाते हैं और उनके अवयव यदि बड़े समुच्चय के भीतर अंदर मिल जाएं, तो हम कहेंगे कि ये वाले समुच्चय बड़े समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। और एक छोटा सा कंसेप्ट ये है फाई अर्थात रिक्त समुच्चय, जिसको हम एक चिन्ह से भी डिनोट करते हैं, मंझले कोष्ठक से। ये भी रिक्त समुच्चय का संकेत है। तो फाई या रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। संसार के जितने भी समुच्चय बने हैं उन सभी का उपसमुच्चय होता है फाई। कोई सा भी समुच्चय हो उसका एक उपसमुच्चय फाई होता है। तो सबसे पहले हमें उपसमुच्चय की परिभाषा लिखनी है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या लिखेंगे कि इनके जो अवयव हैं वो बी के अंदर होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि बी के इनके भीतर भी हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इन छोटे छोटे समुच्चयों के अवयव बड़े वाले समुच्चय के अंदर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये उपसमुच्चय हैं बी के। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे अवयव इनके भीतर मिलें। जैसे हमने समुच्चय सी बनाया, इसके अंदर जैसे हम पूछें कि 5 है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 1 भी नहीं है, इसके अंदर 3 भी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो हमने समुच्चय बनाए हैं छोटे छोटे, उन सभी के समुच्चय इसके अंदर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये सारे उपसमुच्चय हैं बी के। तो इसको हम परिभाषा रूप में लिखें, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। अभी हमने एग्जाम्पल लिखे थे, उसको हम बाद में लिख रहे हैं।
ये हमने परिभाषा क्या लिखी, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर हैं तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे कैसे, उपसमुच्चय का संकेत लिख दे रहे हैं हम। उपसमुच्चय का संकेत होता है ए और उपसमुच्चय नहीं का संकेत है ए। इसको पढ़ेंगे हम समुच्चय है, इसको पढ़ेंगे समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ए उपसमुच्चय कहलाएगा बी का। कब, जब ए बिलोंग्स, ए तात्पर्य है कि ए बिलोंग्स बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए अवयव है, स्मॉल ए अवयव है ए का, तो या तात्पर्य है कि ए बी का भी अवयव होना चाहिए, तो ये अपनी उपसमुच्चय की परिभाषा हो गई है। इसको हमने गणितीय रूप में लिख दिया है। इसको पढ़ेंगे हम क्या, ए उपसमुच्चय है बी का यदि ए अवयव है ए का, तो ए बी का भी अवयव होना चाहिए, तभी ए उपसमुच्चय कहलाएगा बी का। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखें यहाँ पर, एग्जाम्पल एक समुच्चय लिखा मैंने ए कॉमा बी और दूसरा समुच्चय लिखा ए बी सी डी। तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ए उपसमुच्चय है बी का। क्यों है ए उपसमुच्चय बी का, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर हैं। जो अपन ने परिभाषा लिखी है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो ए के अवयव बी के अंदर हैं, ए के अवयव इस बी के अंदर हैं, तो ए उपसमुच्चय है बी का। और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी इसके अंदर भी है। अब एक बात तो समझें, जैसे ये तो हमने पहले बता दिया है कि ये आवश्यक, ये जरूरी नहीं है कि बी के अवयव ए के अंदर भी हों, ये आवश्यक नहीं है। यदि ऐसा हो जाए कि ए के अवयव बी के अंदर हों और बी के अवयव ए के अंदर हों, तो वो तो दोनों समुच्चय बराबर समुच्चय कहलाएंगे। यदि ए के अवयव बी के भीतर और बी के अवयव ए के अंदर हैं, तो वो दोनों समुच्चय इक्वल समुच्चय कहलाते हैं। और यहाँ पर एक और समुच्चय आता है जिसको बोलते हैं अपन उचित समुच्चय। एक है आपका उचित समुच्चय। उचित समुच्चय हम किसको कहेंगे, जो छोटा वाला समुच्चय है। हमने बी से एक उप समुच्चय बनाया है ए, जिसके अवयव हैं ए कॉमा बी, तो हम ए को कहेंगे उचित समुच्चय। तो अपना उचित समुच्चय क्या कहलाएगा, ए। इसके बाद आता है अधिसमुच्चय, जिससे हमने बनाया है, जिसको हमने बनाया वो कहलाएगा उचित समुच्चय, जिससे हमने बनाया है। तो किससे बनाया हमने ये उपसमुच्चय, बी से, तो हमारा अधिसमुच्चय क्या कहलाएगा, बी। अधिसमुच्चय कहलाएगा अपना बी, क्योंकि हमने बी से बनाया है। उचित समुच्चय कहलाता अपना उपसमुच्चय जिसको हमने बनाया है, और अधिसमुच्चय कहलाता जिससे हमने बनाया है। एक आता है आपका समान समुच्चय, वो तो पढ़ लिया, सॉरी, एकल समुच्चय। एक आता है आपका एकल
समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। एकल मतलब एक, जैसे इसके अंदर सिंगल अवयव है, इसके अंदर एक अवयव है, इसके अंदर भी एक अवयव है, इसके अंदर भी एक अवयव है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य संख्या अवयव होता है, उस समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। तो एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय, चलो हम इसको परिभाषा रूप में लिखते हैं। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। तो ये हमने तीन और नए समुच्चय पढ़े हैं, उचित समुच्चय, अधिसमुच्चय, एकल समुच्चय। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए उपसमुच्चय है बी का, लेकिन एक को लिखना है कि बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, क्योंकि यहाँ पे लिखना था, सॉरी, हमने यहाँ लिखा है कि ए उपसमुच्चय है बी का, लेकिन बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। क्यों नहीं है? क्योंकि बी बिलोंग्स टू बी, लेकिन बी इज नॉट बिलोंग्स टू बी, नहीं सॉरी, हमको लिखना था सी, क्योंकि सी बी के अंदर है, सी बी का अवयव है, लेकिन तात्पर्य है कि सी, यहाँ तात्पर्य वाला चिन्ह आएगा, यहाँ आता है और सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। तो ये थे हमारे उपसमुच्चय, उपसमुच्चय से जुड़े हुए तीन समुच्चय, उचित समुच्चय, अधिसमुच्चय, एकल समुच्चय। अब आता है इसके बाद आपका घात समुच्चय। उपसमुच्चय के बाद आता है, अब देखते हैं घात समुच्चय। अभी अपना था उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? बड़े समुच्चय से बनने वाले छोटे छोटे समुच्चयों को उपसमुच्चय कहते हैं। और फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेट हैं उनका फाई उपसमुच्चय होता है। अब आ गया अपना घात समुच्चय। घात समुच्चय किसे कहते? किसी समुच्चय से बनने वाले जितने भी उपसमुच्चय हैं, कोई आपको समुच्चय दिया गया है और उस समुच्चय से जितने भी आपने उपसमुच्चय बनाए हैं, उन उपसमुच्चय के संग्रह को आप कहेंगे घात समुच्चय। अर्थात किसी समुच्चय के बनने वाले सभी संभव उपसमुच्चय के संग्रह को हम घात समुच्चय कहेंगे। किसी समुच्चय से बनने वाले सभी संभव उपसमुच्चयों के संग्रह को हम घात समुच्चय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर वो इसका सूत्र भी लिख दिया है। अब देख रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, समुच्चय आपको ए दिया गया है 1,2। ये आपको एक समुच्चय दिया गया है, इसमें आपको 2 अवयव दिख रहे हैं। समुच्चय में कितने अवयव दिख रहे हैं? 2। आपको इस समुच्चय से उपसमुच्चय बनाना है। कितने बनते हैं उपसमुच्चय? तो हमने एक समुच्चय बनाया इससे, इस वाले समुच्चय से। चलो यहाँ पे बना दे रहे। एक समुच्चय बना अपना 1, इसका हमने एक अवयव लेके एक समुच्चय बना दिया 1, और एक और बनेगा 2। इस अवयव को लेके हमने एक समुच्चय बना दिया, इस अवयव को लेके एक समुच्चय बना दिया, और फिर उस समुच्चय स्वयं एक उपसमुच्चय होता है।
समुच्चय स्वयं एक उपसमुच्चय होता है। समुच्चय ए से हमने एक उपसमुच्चय बनाया, एक ये हो गया, एक उपसमुच्चय बनाया, एक ये समुच्चय हो गया, और समुच्चय स्वयं एक उपसमुच्चय होता है। और अभी एक और रह गया है इंडिया वाला 5, क्योंकि ये तो हर किसी का उपसमुच्चय होता है। तो किसी समुच्चय के बनने वाले सभी उपसमुच्चय के संग्रह को हम घात समुच्चय कहेंगे। तो ये अपना क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। इस समुच्चय से जितने संभव समुच्चय थे वो हमने बनाए हैं उपसमुच्चय, उनके संग्रह को या समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं। एक और एग्जांपल देखें, जैसे हमने लिखा 1 2 3, आपको एक समुच्चय ये दिया गया है। इससे आपको देखना है घात समुच्चय कितने बन रहे हैं। तो जैसे हमने इसके बनाए थे छोटे छोटे उपसमुच्चय, इसी तरह हम इसकी बनाए। जैसे एक को लेकर हमने एक समुच्चय बना लिया, एक हमने 2 को लेके बना लिया है, एक हमने 3 को लेके बना लिया है। अब 1 और 2 ले लें तो एक समुच्चय हो गया आपका। अब 2 और 3 ले लें, फिर 3 और 1 ले लें, 3 और 1 है 1 या 3 वो एक ही है। फिर 1 2 3 तीनों ले लें हम, 1 2 3। अभी इंडिया वाला रह गया है 5। तो समुच्चय बी के हमने कितने उपसमुच्चय बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये संग्रह आपका क्या कहलाएगा? ये भी आपका घात समुच्चय कहलाएगा। मतलब एक समुच्चय के बनने वाले सभी संभव उपसमुच्चयों के संग्रह को हम घात समुच्चय कहते हैं। अब आता है अपना सार्वत्रिक समुच्चय, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार के समुच्चय को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। विशेष प्रकार मतलब एक महत्वपूर्ण समुच्चय को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने कहा एक पासा को फेंका, पासा को फेंकने पर आपको एक समुच्चय प्राप्त होगा। जैसे पासा फेंका, पासे को फेंकने पर आपको कौन कौन से अवयव मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये अपने आप में पासा अर्थात डाइस, पासे को फेंकने पर प्राप्त अवयवों का समुच्चय, ये अपने आप में एक यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय है। इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। किसमें? पासा अपने आप के लिए एक समुच्चय है। पासा को फेंकने पर जो अवयव प्राप्त हुए हैं ये अपने आप में पूरा ब्रह्मांड मान लेंगे, ये कहलाएगा। तो इसे कहेंगे हम सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे एक और, जैसे हमने कहा नेचुरल नंबर का समुच्चय 1 2 3 4 5 ... अनंत, ये भी एक अपने आप में सार्वत्रिक समुच्चय है। कोई भी जो अपना एक विशेष गुण रखता है तो उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। और जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पूरी दुनिया में कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसके अंदर कोई 26 अक्षर आएंगे, ABCDEF और लास्ट में XYZ। मतलब इस समुच्चय के अंदर पूरे टोटल कितने अवयव हैं? 26। ये अपने आप में एक सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब विशेष समुच्चय है, इसलिए ये भी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा।
ये अपने आप में क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। और किसी का समुच्चय बताओ। जैसे हमने पूर्णांक आपसे पूछा, पूर्णांक दैट मीन्स इंटीजर्स, z बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3, ये भी अपने आप में एक सार्वत्रिक समुच्चय है। जो अपने आप में एक गुण रखता है तो उनको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। तो ये थे अपने समुच्चय का उपसमुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसके बाद आते हैं प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण और क्वेश्चन, तो वो पढ़ेंगे आप अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।